मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको फिर से आपके भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वतंत्रता के समय जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी उस समय का चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ। बच्चों, ये जो फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर आपके दिया हुआ है ये चैप्टर आपके इसमें भी आएगा। फर्स्ट टेस्ट जो आपका सितंबर मिड में होने वाला है इसका मैं क्रमबद्ध अध्ययन आपको करा रही हूँ। इसके अंतर्गत आप ध्यान से पढ़ना, समझना और उसके बाद अपनी कॉपी में इसको क्रम सहित उतारने का प्रयास भी कर लेना। स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था, इसके अंतर्गत इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व और स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था में जो परिवर्तन आए थे उनसे आपको अवगत कराना है। ब्रिटिश काल से पहले भारत का प्रत्येक गांव राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से संपन्न और आत्मनिर्भर था। कृषि लोगों की आजीविका और सरकारी आय का स्रोत थी। गांवों में 3 वर्ग पाए जाते थे: कृषक, दस्तकार और सेवक। ध्यान से समझ लेना इस चीज़ को। इनमें से किसान प्रमुख थे। भारत सूती, रेशमी वस्त्र, चावल, शक्कर, मसाले आदि कृषिगत उत्पादकों का निर्यातक था, जिसके बदले उसे सोना प्राप्त होता था। भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था, जिसके कारण विदेशी व्यापारी भारत में व्यापार करने के लिए आते रहते थे। नेक्स्ट है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी व्यापार करने के उद्देश्य से ही भारत में आई थी और भारत को अपना उपनिवेश बना लिया था। ये सब बातें चैप्टर में आप पढ़ चुके हो, फिर भी एक बार सारी चीज़ों को पॉइंट वार आप नोट करते चले जाना। ब्रिटिश शासक भारत से कच्चा माल सस्ते दामों पर लेकर उससे अपने देश में वस्तुएं बनाकर महंगे दामों पर बेचते थे, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण होने लगा था। कुछ भारतीय अर्थशास्त्रियों के अनुसार 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत की राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर 2% से भी कम हो गई थी। ये लाइन भी बच्चों अच्छे से नोट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश काल में लगभग 85% जनसंख्या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्यों पर निर्भर थी। ब्रिटिश काल में भूधारण की 3 प्रणालियां प्रचलित थी, वेरी इंपॉर्टेंट है ये: जमींदारी प्रथा या स्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी प्रथा और रैयतवाड़ी प्रथा। तकनीकी रूप से भी भारतीय अर्थव्यवस्था का स्तर कमज़ोर और पिछड़ा हुआ था। जमींदारों ने राजस्व व्यवस्था की शर्तों के आधार पर किसानों का बहुत अधिक शोषण किया था। राजस्व प्रणाली मैंने आपको पहले भी स्पष्ट करी थी, त्रिकोणात्मक होती है, जिसमें कृषि और कृषकों की दशा दयनीय हो गई थी। ब्रिटिश काल में खाद्यान्न फसलों की उत्पादकता में कमी आई थी, किंतु गैर खाद्यान्न फसलों की उत्पादकता बढ़ गई थी। ये जो हमारे गैर खाद्यान्न फसलें हैं या व्यावसायिक फसलें हैं, ये ब्रिटिश शासनकाल की ही मुख्य रूप से देन है, या कृषि का जो व्यवसायीकरण किया गया था वो हमारे ब्रिटिश शासनकाल की देन है। कुछ क्षेत्रों में व्यावसायिक कृषि होने के कारण नकदी फसलों के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई थी। ब्रिटिश काल में औद्योगिक विकास की गति को बाधित रही थी। घरेलू उद्योग नष्ट हो गए थे, नए उद्योगों का विकास नहीं करने दिया गया था, जिससे देश के अधिकांश लोग बेरोजगार हो गए थे। 19वीं शताब्दी, नोट कर लेना बच्चों, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सूती वस्त्र और पटसन उद्योगों का विकास हुआ। 1907 में टाटा आयरन स्टील, जिसे टिस्को के नाम से जाना जाता है, TISCO की स्थापना की गई थी, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद चीनी, सीमेंट और कागज आदि उद्योगों की स्थापना की गई थी। ब्रिटिश सरकार ने भारत को कच्चे माल का निर्यातक और इंग्लैंड को पूंजीगत वस्तुओं का आयातक बना दिया था। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों। अंग्रेजों ने भारत में स्वतंत्र व्यापार नीति, इंग्लैंड के संरक्षण की नीति लागू की, जिससे भारतीय व्यापार को भारी हानि हुई थी। ये लाइन नोट कर लेना। भारत में स्वतंत्र व्यापार की नीति को अपनाया गया अंग्रेजों के द्वारा और इंग्लैंड के संरक्षण की नीति को लागू किया गया था। किसी भी देश की आधारभूत संरचना, ये भी आधारभूत संरचना को भी डिटेल में समझाया जा चुका है बच्चों, का सुदृढ़ होना
उसके आर्थिक विकास के लिए अति आवश्यक पहलू है। आधारभूत संरचना दो श्रेणियों में बढ़ता है: आर्थिक आधारभूत संरचना, सामाजिक आधारभूत संरचना। आर्थिक आधारभूत संरचना के अंतर्गत भौतिक संसाधन, सिंचाई, परिवहन, ऊर्जा, संचार, बैंकिंग आदि को समाहित किया जाता है। ब्रिटिश शासनकाल में आर्थिक विकास में बैंकिंग क्षेत्र का कोई विशेष योगदान नहीं था, लेकिन 1935 में अपनी स्थापना के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने नोट निर्गमन एवं साख नियंत्रण का कार्य करना आरंभ कर दिया था। ब्रिटिश शासकों के द्वारा सड़कों, रेलों, पत्तनों, जल परिवहन और डाक तार आदि संसाधनों का विकास किया गया। इसमें उनका ही स्वार्थ निहित था। सामाजिक आधारभूत संरचना के अंतर्गत देश के मानवीय संसाधनों को समाहित किया गया था, जैसे जनसंख्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास आदि। भारत में प्रथम जनगणना आपको अच्छे से पता है ब्रिटिश शासनकाल में ही आरंभ हुई थी, सन 1881 में हुई थी, जब उस समय भारत की जनसंख्या कितनी थी? 25.4 करोड़ थी। उस समय सामाजिक विकास के सूचक अच्छे नहीं थे। साक्षरता दर 16% से भी कम थी। शिशु मृत्यु दर 218 शिशु प्रति 1000 थी। औपनिवेशिक शासकों ने उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, उच्च शिशु मृत्यु दर, निम्न जीवन प्रत्याशा, निम्न साक्षरता, निम्न स्वास्थ्य सुविधाओं आदि समस्याओं के समाधान के लिए कोई प्रयास नहीं किया। ब्रिटिश शासनकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था अविकसित, गतिहीन, अर्ध सामंती, पिछड़ी और कृषि प्रधान बन गई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था अविकसित, गतिहीन, अर्ध सामंती और पिछड़ी हुई थी, जिस पर भारत पाक विभाजन का भी दुष्प्रभाव पड़ा था। भारत पाक विभाजन होने पर औद्योगिक कच्चा माल उत्पादित करने वाला बड़ा उपजाऊ क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया था। ब्रिटिश शासनकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था के अविकसित, गतिहीन और पिछड़े होने के प्रमुख कारण निम्न थे। ब्रिटिश शासकों के द्वारा भारत विकास विरोधी आर्थिक और राजनीतिक नीतियां अपनाई गई थी, जिनमें भूधारण प्रथाएं और लगान वसूली करना था। दूसरे नंबर का कारण जो मुख्य रूप से माना जाता है इसके लिए उत्तरदायी, भारतीय उद्योगों में शिल्पकारी का पतन था। जो हमारे कुटीर और लघु उद्योग थे उनका अंत करना इसके लिए उत्तरदायी रहा था, अविकसित, गतिहीन और पिछड़े होने के कारणों में। तीसरा प्रमुख कारण भारत विरोधी दोषपूर्ण व्यापार नीति थी। चौथा, स्वार्थपूर्ण आधारित संरचना को विकसित करना था। और पांचवा, सामाजिक सूचकों, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं आदि का अभाव था। स्वतंत्रता प्राप्ति तक ब्रिटिश शासकों ने लगभग 200 वर्षों तक भारत पर शासन किया। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र को दुष्प्रभावित कर दिया। ये बच्चों आपका फर्स्ट चैप्टर से रिलेटिव कुछ और समरी टाइप की दी हुई है। आप इसको नहीं भी उतारना चाहें तो ढंग से पढ़कर समझने का प्रयास करें। यहाँ इसके बाद मेरे द्वारा कुछ पारिभाषिक शब्दावलियाँ भी आपको दी जा रही हैं। इन शब्दावलियों को अपनी कॉपी के अंदर ज़रूर उतार लें। ये शब्द आपके इकोनॉमिक्स के मेन वर्ड्स हैं, ये आपके आगे तक काम आएंगे। जैसे पहले नंबर पर दे रखा है अर्थव्यवस्था। बच्चों, अर्थव्यवस्था जैसे अपन पॉलिटिकल साइंस के अंदर पढ़ते हैं तो एक राष्ट्र की बात करते हैं। जब हम एक भौगोलिक दृष्टि से बात करते हैं, भूगोल जैसे सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो हम एक देश का अध्ययन करते हैं। और जब हम एक अर्थशास्त्र जैसे विषयों का अध्ययन करते हैं तो अर्थव्यवस्था शब्द का अध्ययन करते हैं। अर्थव्यवस्था एक प्रकार की आर्थिक प्रणाली होती है जो एक निश्चित भू क्षेत्र में फैली हुई होती है, मतलब एक एरिया होता है। जैसे भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल आपको पता है 32.38 लाख वर्ग किलोमीटर का है। तो ये जो एरिया है, इस एरिया में रहने वाले जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों के द्वारा जितनी भी आर्थिक क्रियाकलाप किए जाते हैं, उन सभी आर्थिक क्रियाकलापों का योग ही अर्थव्यवस्था कहलाता है, जो एक निश्चित भू क्षेत्र में संपादित होता है। यहाँ शॉर्ट में हम अर्थव्यवस्था की डेफिनेशन को पढ़ रहे हैं।
यह अर्थव्यवस्था क्या है? यह उत्पादन, वितरण एवं उपभोग, ये हमारी आर्थिक क्रियाएं हैं बच्चों, की एक आर्थिक व्यवस्था है। आर्थिक प्रणाली बोलें, अर्थव्यवस्था बोलें, आर्थिक व्यवस्था बोलें, इन तीनों का ऑब्लिक करके शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे हम पर्यायवाची शब्द प्रयोग करते हैं ना, वैसे ये तीनों शब्द एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग होते हैं। आर्थिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और आर्थिक प्रणाली। नेक्स्ट हमारे दे रखा है आजीविका। आजीविका शब्द से मतलब होता है ऐसे कार्य जिनसे जीविका का पार्जन होता है, जैसे शिक्षक, डॉक्टर, कृषक, श्रमिक द्वारा किए गए विविध कार्य, इनसे आय का सृजन होता है और आय से हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। मतलब जीविका का उपार्जन करने वाली कार्य जो होते हैं वो आजीविका कहलाते हैं। फिर कृषक, कृषि संबंधी कार्य करने वाला व्यक्ति है। दस्तकार, हाथ से कारीगरी करने वाला व्यक्ति है। सेवक, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सेवा कार्य करने वाला व्यक्ति है। आयात, आयात तो आप शब्द से परिचित हो, अपने देश में वस्तुओं और सेवाएं दूसरे देश से मंगवाना। यहाँ बच्चों नेक्स्ट हमारे शब्दावली दे रखी है निर्यात। निर्यात के अंतर्गत आपको पता ही है, जब अपने देश की बनी हुई वस्तुएं और सेवाएं दूसरे देशों में भेजी जाती हैं तो उसे हम निर्यात कहते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली, इसको बेटे क्या कहते हैं, ये आपका शब्द पढ़ा हुआ भी है 9th क्लास में, मुद्रा वाले चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा था। वस्तु विनिमय प्रणाली, जिसमें वस्तु के बदले में वस्तुओं का लेन देन होता है। मतलब आप दो क्रेता विक्रेता हैं, दो व्यक्ति हैं जो आपस में सौदाबाजी कर रहे हैं या लेन देन कर रहे हैं, तो दोनों वस्तुओं का ही एक्सचेंज करते हैं, तो उसे हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होती है बच्चों? एक देश में, एक देश से मतलब आप समझ गए होंगे भौगोलिक सीमा के अंतर्गत जो सम्मिलित होता है। एक देश में एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य का योग जो होता है उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय, जब राष्ट्रीय आय में जनसंख्या का भाग दे दिया जाता है, किसी देश की राष्ट्रीय आय में किसी देश की टोटल पॉपुलेशन का भाग दे दिया जाएगा तो क्या प्राप्त होगा? प्रति व्यक्ति आय। जमींदारी प्रथा या स्थायी बंदोबस्त, ये शब्द से परिचित हो फिर भी परिभाषा के अंतर्गत पढ़ लेते हैं बच्चों। इस प्रथा के अंतर्गत भूमि का स्वामित्व उस पर काम करने वालों का ना होकर एक जमींदार का होता है, जो खेती करने वालों से लगान वसूलता है। फिर है मध्यस्थ, मीडिएटर। मीडिएटर सरकार और किसानों के मध्य में काम करने वाले ऐसे लोग जो लगान वसूल करके सरकारी खजाने में जमा कराते हैं, जैसे जमींदार। फिर महलवाड़ी प्रथा शब्द से परिचित हो। इस प्रथा के अंतर्गत भूमि कर की इकाई जो होती थी, किसान का खेत नहीं बल्कि ग्राम या महल होती थी, एक साथ लगान वसूल किया जाता था। फिर रैयतवाड़ी प्रथा। रैयतवाड़ी प्रथा के अंतर्गत किसान को ही भूमि का स्वामी माना जाता था तथा मध्यस्थ की भूमिका समाप्त कर दी गई थी। आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण शब्द से आप परिचित हो। आर्थिक प्रगति, औद्योगिक उन्नति व तकनीक और सामाजिक विकास होना आधुनिकीकरण कहलाता है। खाद्यान्न फसलें, खाद्य संबंधी फसलें जैसे गेहूँ, मक्का, जौ, बाजरा आदि। नकदी फसलें, कैश क्रॉप्स कौन सी होती हैं? वह फसलें जिनके बेचने पर तुरंत भुगतान किया जाए, गन्ना, जूट, कपास आदि। निवेश, इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं? इन्वेस्टमेंट ऐसे व्यय होते हैं जो उत्पादन क्षमता में वृद्धि करते हैं, जैसे किसी संपत्ति को खरीदना जिसका मूल्य भविष्य में बढ़ने के आसार हों। वर्तमान में किए गए ऐसे व्यय जिनसे भविष्य में आय की प्राप्ति हो या अधिक आय की प्राप्ति हो, उन्हें हमारे द्वारा निवेश कहा जाता है। संसाधन, रिसोर्सेज, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में प्रयोग होने वाले साधन जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, बिजली, कच्चा माल आदि। ये सारे के सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? संसाधन या रिसोर्सेज।
वर्तमान के अंदर मानव भी एक बहुत बड़ा रिसोर्स है, क्योंकि आज शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण का निवेश होने के पश्चात उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ गई है, तो वो भी अपने आप में एक संसाधन है। बढ़ती हुई जनसंख्या किसी भी देश के लिए अर्थशास्त्री समस्या के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि उसे एक संसाधन के रूप में देखते हैं कि वहाँ पर मानव पूंजी का भंडार है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। बेरोजगार, काम करने के योग्य और काम करने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए काम का अभाव होना बेरोजगार या बेरोजगारी कहलाता है। औद्योगिकरण, औद्योगिकरण शब्द से परिचित हो। इसके अंतर्गत उद्योग धंधों का स्तर बढ़ जाता है, बड़े पैमाने पर ऊर्जा खपत होती है और बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। कुल मिलाकर दूसरे शब्दों में हम कहें मशीनीकरण होना ही औद्योगिकरण है। औद्योगिक उत्पादन मशीनों की सहायता से होना औद्योगिकरण है, जिससे क्या होगा, तेज़ी से उत्पादन बढ़ेगा और बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाएगा। विऔद्योगिकरण, ये शब्द वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये नीति अपनाई गई थी किसके अंतर्गत? ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत के संदर्भ में। क्या है, पढ़ें अब। किसी भी देश या क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों का कम होना तथा उसे संबंधित सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन होना, यह औद्योगिकरण की विपरीत प्रक्रिया होती है। विऔद्योगिकरण एक प्रक्रिया है, एक नीति है, एक पॉलिसी है। इसके अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने भारत के लघु और कुटीर उद्योगों का पतन कर दिया था, जिसका भारत के सामाजिक और आर्थिक पक्ष पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। इस नीति के कारण भारत जो था ब्रिटिश शासनकाल में कृषि पर निर्भर हो गया था और उसकी सारी संपदा, धन दौलत, ऐश्वर्य और जो ख्याति थी विश्व प्रसिद्ध उद्योगों की, वो सब समाप्त हो गई थी। ये नीति बहुत खराब होती है। पूंजीगत उद्योग, ये वे उद्योग जो मशीनों, औजारों और कल पुर्जों का उत्पादन करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? पूंजीगत उद्योग। स्वतंत्र व्यापार नीति, फ्री व्यापार ट्रेड पॉलिसी क्या होती है बच्चों? जिसमें आयात और निर्यात के लिए कोई भी पाबंदी ना हो। वह नीति जिसमें व्यापारिक गतिविधियों में सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाता है, अर्थात दो देशों के बीच विनिमय में कोई रोक टोक नहीं की जाती है। नेक्स्ट है आर्थिक आधारभूत संरचना, ये पहले भी पढ़ा हुआ है टॉपिक। इसके अंतर्गत भौतिक संसाधन, सिंचाई, परिवहन, बैंकिंग, संचार सुविधाएं, ऊर्जा, तकनीकी ज्ञान को शामिल किया जाता है और इनका विकास ही आर्थिक आधारभूत संरचना में शामिल होता है। सामाजिक आधारभूत संरचना, इसके अंतर्गत भौतिक संसाधन इसके अंतर्गत मानवीय संसाधनों को शामिल किया जाता है। इसमें जनसंख्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास आदि का अध्ययन किया जाता है। अब है जन्म दर, शब्द आपका पहले से ही पढ़ा हुआ है, जन्म दर। इसको फिर से समझो। प्रति 1000 जनसंख्या पर जीवित जन्म लेने वाले शिशुओं की वार्षिक संख्या जन्म दर कहलाती है। मृत्यु दर, प्रति 1000 जनसंख्या पर मौतों की वार्षिक संख्या क्या है? शिशु मृत्यु दर, प्रति 1000 जीवित जन्मों में जो भी बच्चों ने जन्म लिया है, वो 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु की वार्षिक संख्या, मतलब 1 वर्ष के अंदर ही, जन्म से लेकर 1 वर्ष के अंदर ही मरने वाले बच्चों की संख्या को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। इसका मापन भी 1000 के आधार पर ही किया जाता है। जीवन प्रत्याशा, जीवन जीने की औसत आयु को कहते हैं। वर्तमान मृत्यु संख्या के स्तर के आधार पर एक व्यक्ति किसी विशेष उम्र से जितने साल जीने की अपेक्षा कर सकता हो, अर्थात देश की कुल जनसंख्या के आधार पर निकाली गई औसत आयु। ये जो लास्ट लाइन है ना बच्चों, इसे ही नोट कर लेना। देश की कुल जनसंख्या के आधार पर निकाली गई औसत आयु को जीवन प्रत्याशा कहते हैं। ये सारे के सारे पारिभाषिक शब्द बच्चों उतार लेना, ये आपके आगे तक काम आएंगे। और फर्स्ट टेस्ट के लिए आपको फर्स्ट और सेकंड चैप्टर भारतीय अर्थव्यवस्था का अच्छे से तैयार करना है।
बच्चों, कोई समस्या हो तुरंत मुझसे कांटेक्ट कर लेना। थैंक यू।